5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। That her mic was put off. That is completely false. नोटों की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे वो। ये तो प्रजातंत्र की हत्या है। इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने अपने लिए तय टाइम का पूरा उपयोग किया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी उन दो बैठकों की। उनमें से एक हो चुकी है, एक शुरू होने वाली है। जी हां, तस्वीर आपको दिखाती हूं दो बैठकों की। नीति आयोग की बैठक जिसका बहिष्कार कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया, विपक्ष ने किया। सिर्फ एकमात्र चेहरा ममता बनर्जी थी, लेकिन वहां भी हंगामा हुआ। दूसरी बैठक बीजेपी मुख्यालय में जो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि वहां मुझे बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दो बैठकों की बात आज होगी। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय और वहां पर अब यह बैठक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम्स के साथ प्रधानमंत्री की होगी। दोनों ही बैठकें महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति और भारतीय विकास के तहत। ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख लीजिए, सीधे आ रही हैं बीजेपी मुख्यालय से जहां वो पहुंचे हैं। और इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, क्योंकि इस बैठक में योगी आदित्यनाथ भी हैं और इस बैठक में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। इसी के साथ साथ हिमंता बिस्वा शर्मा भी वहां मौजूद हैं, मोहन यादव भी मौजूद हैं, वहां पर देवेंद्र फडणवीस भी हैं। बीजेपी शासित राज्यों के उनका स्वागत कर रहे हैं जेपी नड्डा। लेकिन आज जो बैठक इससे पहले हुई, यानी कि नीति आयोग की बैठक, उस बैठक को लेकर सियासत हावी है। आज पूछ रहे हैं ना नीति ना रीति, हर जगह क्या सिर्फ राजनीति? क्या यही विपक्ष का मकसद है? नीति आयोग की बैठक दिल्ली में हुई, उसका विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। मोदी विरोध की राजनीति बजट से लेकर बैठक तक जारी है, पर उसका नुकसान किसे होगा? नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो राज्यों और केंद्र के बीच आर्थिक नीतियों पर विमर्श करता है। किसी राज्य को फंड चाहिए, जरूरत क्या है, यह इसके माध्यम से रखा जाता है। लेकिन क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करते हैं, तो उसका बहिष्कार कर दो। बजट का बहिष्कार, बैठक का बहिष्कार, सदन का बहिष्कार। क्या इससे चलेगा देश? इससे राजनीति जरूर चलेगी, लेकिन देश नहीं चलेगा। और वो राजनीति चल भी रही है। विपक्ष से कोई मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचा सिवाय ममता बनर्जी के। पर उनका आना जितनी बड़ी खबर बन गया, उतना ही उनकी बैठक छोड़ के जाना भी सुर्खियां बटोर गया। हंगामा खड़ा हो गया। सुनिए, सबसे पहले आपको सुनवाती हूं क्यों तमतमा के गुस्से में बैठक से बाहर निकली और क्या आरोप लगाया, जरा सुन लीजिए। मैं बोलने चाहते थे थोड़ा बात, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है पांच जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला, और अपोजिशन का ओर से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट अटेंड एनी मीटिंग फर्दर। तो आपने देखा ममता बनर्जी ये कहकर गुस्सा होकर निकली कि मेरा माइक बंद कर दिया गया है। आज इस पर भी महाभारत करूंगी, लेकिन नीति आयोग की बैठक किस तरह की थी वो जरा आपको दिखा देती हूं। नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनका भी रहना लाजमी था, और केंद्रीय मंत्री भी थे। लेकिन उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। उनमें योगी आदित्यनाथ थे, हिमंता बिस्वा शर्मा थे, विपक्ष की इकलौती चेहरा ममता बनर्जी थी। बाकी विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वो सुखविंदर सुक्खू हो, चाहे वो सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, सबने बहिष्कार कर दिया, नहीं पहुंचे। इसीलिए आज सवाल उससे उठते हैं कि नीति आयोग की बैठक में ना पहुंचकर क्या हल होगा? बहिष्कार से देश कैसे चलाएगा इंडिया गठबंधन? सवाल यह है। सवाल यह भी है कि 8 राज्यों के विकास का जवाबदेह कौन है? क्योंकि यहां आकर आप विकास की बात करते हैं, राज्यों को कितना फंड मिलेगा, कैसे चलेगा, उसका जवाबदेह कौन है? सवाल यह भी है कि 40 करोड़ लोगों को, क्योंकि इन राज्यों से तकरीबन 40 करोड़ जनसंख्या है, उनको विकास से क्यों दूर रख रहे हैं अपनी राजनीति के चलते? सवाल महाभारत में यह भी है कि विरोध के एजेंडे से मतलब है जनता से नहीं है क्या? यानी विरोध करो, बहिष्कार करो। महाभारत में आज इसी पर सवाल उठा रही, मोदी से दिक्कत पर देश प्रदेश के बीच के जो सामंजस्य है उससे क्यों है? यह रिपोर्ट देखिए।
जो नोटंकी होते हैं ना, नोटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे। नौटंकी की ये छाप ममता पर है और लगाई बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने है। क्योंकि नीति आयोग की बैठक में विपक्ष का कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा सिवाय ममता के, और बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी वहां माइक बंद करने के नाम पर हंगामा कर दिया। और ऑपोजिशन का ओर से मैं एक ही लाया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। मोदी को टारगेट करने चली ममता बनर्जी और बाकी विपक्ष दोनों अपने ही जाल में फंस गए, क्योंकि ममता के बोलने नहीं देने वाले दाव को बीजेपी तो छोड़िए कांग्रेस ने भी नौटंकी बता दिया। पहले जाने का पहले जो नोटंकी होते हैं ना, नोटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे वो। It's just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. उन्होंने अपने लिए तय टाइम का पूरा उपयोग किया और अपनी बात पूरी करके वो बाद में खड़ी हुई और खड़ी होकर के वहां से रवाना हो गई और बाहर जाकर के उन्होंने इस तरह का जो है आरोप लगाने की कोशिश की है। तो क्या ममता का मकसद सिर्फ शोर मचाना था, इसीलिए वो दिल्ली आई और बैठक में गई? एक तीर से 3 निशाने साधे। इंडी को आईना दिखाकर अकेले बैठक में पहुंच गई, वहां भी अटेंडेंस लगाई और फिर बहिष्कार कर हंगामा भी कर दिया। लेकिन इस बैठक का विपक्ष के 8 मुख्यमंत्रियों ने बॉयकॉट किया। झारखंड से हेमंत सोरेन, पंजाब से भगवंत मान, तमिलनाडु से एमके स्टालिन नहीं गए, कर्नाटक के सिद्धरामैया, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और हिमाचल से सुखविंदर सुक्खू भी नहीं आए, केरल से पी विजयन भी नहीं पहुंचे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो जेल में हैं। लेकिन क्या गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो मोदी के विजन विकसित भारत 2047 की थीम पर थी? लक्ष्य प्लानिंग कमीशन के और नीति आयोग के कमोबेश एक है, लिहाजा मैं ममता दीदी के इस सुझाव से असहमत हूँ। ममता बनर्जी जी को सिर्फ 5 मिनट को बोलने का मौका दिया गया, उसके बाद उसका माइक ऑफ कर दिया गया। इससे ज्यादा ह्यूमिलिएशन और कुछ नहीं हो सकता है। इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हुई है, और अगर किसी ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हो तो उस ब्लॉक में शामिल लोगों को सोचना होगा। मोदी 3.0 के पहले बजट के नाम पर हल्ला मचाने वालों की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। राहुल से लेकर अखिलेश और सोनिया से लेकर विपक्ष के सांसदों ने विरोध किया, सिर्फ इस दावे के साथ कि बिहार आंध्र को फिरौती दी गई, बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिला। लेकिन जब अपने राज्यों के हक की बात करनी थी, विकास पर मंथन और प्रोजेक्ट लाने की बात उठाई जा सकती थी, तो विपक्ष ने अपने मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं भेजा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कदम उठाती है वो इस तरह उठाती है जैसे तानाशाह उठाते। आप विपक्ष के लोगों से क्यों मशवरा नहीं करते? नीति आयोग की बैठक का मतलब क्या? ये 2 व्यक्ति जो चाहे सो करे, ऐसे नहीं चलता। नीति आयोग की बैठकों में इस तरह के दृश्य कभी हमने पहले नहीं देखा है कि कोई रुस करके चला गया, कोई उठ के चला गया। नीति आयोग तो बहाना है, विकसित भारत का विरोध करवाना है। इसीलिए इंडी अलायंस आज नीति आयोग का बहिष्कार कर रहा है, परंतु देश हित में जो भी होता है इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार करती है। नीति आयोग देश के विकास का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। जब योगी से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा और मोहन यादव से लेकर धामी तक गए, अपने अपने प्रदेश की जनता की बात रखी, तो विपक्ष ने क्यों बॉयकॉट किया? क्या सिर्फ इसीलिए कि हंगामा खड़ा करना ही विपक्ष का मकसद? मोदी विरोधी क्या बहिष्कार से देश चलाना चाहते हैं? इसी पर आज की महाभारत। आपको बता दूं कि शुरुआत में मैंने कहा कि एक बैठक हुई जिस पर सियासत है, जिस पर महाभारत कर रहे हैं। दूसरी बैठक इस वक्त शुरू हो गई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। उनकी तस्वीरें आ रही हैं, वो भी जरा स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि ये अहम बैठक है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। मेहमानों से परिचय आपका करा देती हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता अजय कुमार पांडे जी हैं। हमारे साथ मनोज सिंह काका हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत शहजाद जी आपके साथ इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप लोग विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देना चाहते। एकमात्र ममता दीदी आई और आरोप लगाकर चली गई कि माइक बंद कर दिया, बोलने नहीं दिया आपने। क्या शहजाद जी को आवाज आ रही है मेरी? सुचारिता जी जी हाँ, सुचारिता जी
नीति आयोग तो बहाना है, दरअसल विपक्षी खेमे में अपने चेहरे को चमकाना है। 2014 में पहली प्लान की मीटिंग होती है, उसका वॉकआउट कर देती है ममता बनर्जी जी। 2015 में लैंड बिल पर मीटिंग होती है, उस पर वॉकआउट कर देती है ममता जी। 2016 में मीटिंग होती है, उसमें वॉकआउट। 2019 और 20 में मीटिंग होती है, उसमें वॉकआउट। 2020 में कोरोना की मीटिंग, उसमें वॉकआउट। तो ऐसी कौन सी मीटिंग है जहां वॉकआउट नहीं किया? वैसे इंडिया अलायंस ने फैसला किया कि हम इस मीटिंग का बहिष्कार ही करेंगे। ममता दीदी क्यों आ रही थी? इसलिए आ रही थी क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में मैं क्यों दिखूं, मैं अपना अलग ग्रैंड स्टैंडिंग करूंगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी जी का एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और वही बता देगा, बाकी सबका तो छोड़ दीजिए। ये अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे, सुनिए। मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत ही झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाते, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। शहजाद जी आप बता दीजिए क्योंकि आवाज यहाँ ठीक से आ नहीं रही है। मुझे ताज्जुब लगता है। हाँ, वो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता दीदी झूठ बोल रही हैं, वो नौटंकी कर रही हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, टीएमसी के एक सांसद के पति ने, जो कि एक तथाकथित पत्रकार भी है, उन्होंने भी कल बता दिया कि ममता दीदी कल मीटिंग में जाकर वहां से वॉकआउट कर देगी ताकि वो माहौल अपने तरफ बना सके। अच्छा। उस पत्रकार का, तथाकथित पत्रकार का मैं नाम भी ले सकता हूं, राजदीप सरदेसाई, उनकी पत्नी है सागरिका घोष, वो सांसद है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा केवल इसलिए किया गया ताकि अपने आप को इंडी अलायंस में नेता के रूप में प्रतिस्थापित करके राहुल गांधी को पीछे किया जाए, परंतु इसमें नुकसान वेस्ट बंगाल की जनता का हुआ। और मैं तो हमेशा कहता हूं, इनको बजट से प्रॉब्लम नहीं है, इनको नीति आयोग से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। इनको बजट बनाने वाले अर्थात मोदी जी से प्रॉब्लम है। और मोदी के सामने कौन लड़ाई लड़ते दिखेगा विपक्ष के चेहरे के रूप में, यह पूरी लड़ाई है। अपने बीच की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में नीति आयोग जैसे प्लेटफॉर्म को राजनीति का अखाड़ा बनाया। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि स्क्रिप्टेड ड्रामा है। आपने ये कह दिया कि अपने आप को इंडिया अलायंस की नेता के रूप में वो स्थापित करना चाह रही है। जल्दी से वरुण पुरोहित जी, मैं संजय सरकार जी के पास जाऊं, काका जी के पास जाऊं, उससे पहले बताइए, नौटंकी करती हैं ये तो आपके नेता बोल रहे हैं, ये अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, मैंने सुनवाया भी, ये बीजेपी के नेता ने नहीं बोला, आप बोल रहे हैं नौटंकी करने आई हैं। सुचारिता जी, पिछले 10 साल से नौटंकी चल रही है देश में। इवेंट की सरकार है, पॉलिटिकल सरकारें तो है ही नहीं, इवेंट मैनेजमेंट सरकार चल रही है। तो जो अभी इन्होंने कहा कि अपनी इमेज चमकाने के लग रहे, तो मोदी जी भी क्या करते हैं, दिन भर अपनी इमेज बनाने की करते हैं। और क्या करते हैं दिन भर, पहले के प्रधानमंत्री तो ऐसे नहीं करते थे। रही बात ममता जी की, तो उनका अपनी राजनीति, सब अब राजनीति करना है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है देश में। कोई एक फॉर्मेट में थोड़ी, मिलिशिया फॉर्मेट में सारी पार्टियां हैं। खाली नेशनल इश्यूज पे एक इंडिया अलायंस बना हुआ है कि जिस हिसाब से पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करने में, फोर्सफुली लागू करने में देश पे लग रहे हैं, उसका विरोध है। तो सब उसमें साथ में सब अपनी कार्यक्रम, अपने प्रोग्राम, अपनी पार्टियां सबकी अलग हैं, तो रजिस्ट्रेशन भी अलग है। ये थोड़ी, ये मैंने आपको कई बार कहा, इनकी जो विचारधारा 10 साल में एक नया डेवलपमेंट ऐसा है कि साहब एक ही शब्द ने एक से ही बोलो, सारे शब्द एक से ही प्रयोग करो। तो ये कोई मिलिशिया अरे सर, एक जैसे मत बोलो वरुण जी, ये बात एक जैसे शब्दों की नहीं है, ये तो शब्दों की मर्यादा की हो गई। अभी बजट सदन में इतना हंगामा हुआ नीतीश जी के एक बयान का, नीतीश कुमार के एक बयान पर इतना हंगामा हुआ, और यहाँ पर ममता बनर्जी को अलायंस पार्टनर नौटंकी कहकर चले गए, और आप कह रहे हैं कि ये तो उम्मीद कर रहे हैं हम सब एक जैसी भाषा बोले। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। ममता दीदी भी सीनियर लीडर है, कांग्रेस से आई हुई है, यूथ कांग्रेस से आई हुई, महामंत्री थी हमारी इंडियन यूथ कांग्रेस की। हाँ। इसी के लिए भी इस प्रकार का शब्दों का उपयोग करना, मैं तो हमेशा आपको पता है मर्यादित आचरण की बात करता हूं, चाहे किसी पार्टी का आदमी हो। अगर कांग्रेस के आदमी भी ऐसे प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो गलत है, नहीं करना चाहिए। रही बात इंडिया अलायंस को छोड़ के मीटिंग में चले गई, सबसे करे इंडिया अलायंस छोड़ के ममता जी ने अटेंड कर लिया। तो ममता दीदी की अपनी पॉलिटिक्स है, उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कहा था मैं अलग चुनाव लड़ूंगी, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ूंगी। तो सब अपने अपने प्रकार से अपनी राजनीति है, फ्री है। तो मतलब अलायंस सब नहीं है क्या? सब अपने अपने फ्री हैं, कोई ना कोई अब फ्री है। शहजाद जी, आप बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार जरा बाकी गेस्ट से एक रिएक्शन ले लूं। वो कह रहे हैं सब फ्री हैं, बोलिए। वो कह रहे हैं सब फ्री हैं। एक वाक्य, हाँ, नहीं केवल एक वाक्य,
बोलिए ना। नहीं, सब फ्री है ये तो हमको पता है, सब फ्री है, सबने खुला ले लिया है, कोई निकाह में नहीं है, राजनीतिक निकाह नहीं है, सबका खुला और तलाक ही चल रहा है। परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, सब एक क्यों है संविधान बचाने के लिए? आज का ये वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लेटर अधीर रंजन ने लिखा है, जिसमें कहते हैं संविधान पर खतरा बंगाल में है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, दंगे करवाती है ममता बनर्जी और हमारे कार्यकर्ताओं को मरवाती है। वरुण जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे अच्छे मित्र है वरुण जी। वरुण जी बताइए कि कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की व्यथा बताने वाले अधीर रंजन सच बोल रहे हैं, तो राहुल जी ममता दीदी के साथ गठबंधन में क्यों है? देखिए, मैंने आपको कहा नेशनल इश्यूज पे है। नेशनल इश्यू क्या है? नेशनल इश्यू है पूंजीवादी व्यवस्था जो आज मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी पीछे लग रही है फोर्स करने के लिए भारत के ऊपर, उसकी खिलाफत है। रही बात वर्कर्स की, तो वो तो मैंने कई बार कहा कि अगर वर्कर्स की कोई से होती पार्टी के अंदर तो 99 में क्यों आती थी, 299 399 सीटें आती इस समय। आपको याद होगा सुचरिता जी, मैंने सब डिबेट में कहा मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं, विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, इसलिए चुनाव की बात 4 जून को मैंने उसके पहले भी कई बार डिबेट्स में कहा है, अगर मजबूती से विपक्ष लड़ता है तो मोदी जी की 40। आप क्यों कहते हैं विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं है? काका जी बैठे हुए हैं, वो अभी बताएंगे समाजवादी पार्टी का कितना ग्लैमर बना है। आप बोल रहे हैं ऐसे, काका जी से पूछूंगी तो वो बता देंगे अभी, और वो सबसे बड़े अलायंस पार्टनर हैं इस पूरे उसमें, इस गठबंधन में, ये भी वो मानते हैं। काका जी मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन संविधान वाली बात पर आऊंगी। आपने तो संविधान ऑफिस में स्थापित कर दिया समाजवादी पार्टी के, लेकिन यहां जो शहजाद जी पूछ रहे हैं, संविधान का हवाला देकर लेटर लिख दिया है अधीर रंजन चौधरी ने कि संविधान का हनन कर रही है ममता बनर्जी। वहां पर आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वहां आप बिल्कुल चुप रहते हैं, यहां बहिष्कार करते हैं, बैठक में नहीं जाएंगे। देखिए शहजाद जो बात कह रहे हैं बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं और उनको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। आज शहजाद टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आज वो अधीर रंजन के प्रवक्ता हैं। और आज शहजाद ने जो बात कही, अब आज आपके सवालों का जवाब नहीं दिए, बल्कि कल जिस पत्रकार के कैमरामैन के साथ अभद्रता हुई, उस पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ आज हैं। ये आज अपोजिशन के खिलाफ नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इनका कीर्तन नहीं गाएंगे, जो इनके व्यभिचार और बलात्कार और जो इनके भ्रष्टाचार की प्रशंसा नहीं करेंगे, कल उनको भी, आपको भी ये कह देंगे कि ये तथाकथित पत्रकार है। आज ये पत्रकारों का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी के कीर्तन गाने वाले प्रवक्ता नहीं, आज ये IIMC के प्रोफेसर हो गए हैं। सवाल यह है कि जो नीति आयोग कर रहा, नीति आयोग तो दुनिया भर का आंकड़ा देखता होगा। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट आई है, उसमें रिपोर्ट आई है कि पूरी दुनिया में 19 करोड़ लोग अगर कहीं कुपोषण के शिकार हैं तो भारत में है। उसकी एक दूसरी रिपोर्ट आई कि 79 करोड़ लोग जो हमारे आधे आबादी से ज्यादा हैं वो कुपोषित हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं और पूरा देश ये जानना चाह रहा है, आज देश की हालात यह है कि GDP के बरक्स हमारे जो कर्जे हैं वो लगभग 85 से 90% हैं। आज हालात देश की यह है कि सामरिक सुरक्षा भी व्यवस्थित, आप भी दिखा रही हैं, रोज दिखा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी प्रधानमंत्री के शपथ लिए 1 महीने से ज्यादा हुए, 10 से 12 हमला हो चुका है। तो सरकार चाहे वो सामरिक पर हो, चाहे सुरक्षा पर हो, चाहे जिस सरकार में 2 सालों में 70 पेपर लीक हो जाए, जिस सरकार में 700 किसान सरहदों पर नहीं बल्कि अपने ही मुल्क में रौंद दिया जाए, मर जाए। काका जी एक सवाल पूछूं आपसे, ना दे और इस देश के उद्योगपतियों को काका जी एक सवाल पूछ रही हूं आपसे, राइट ऑफ कर दे। तो जब अब मैं खत्म कर रहा हूं। सुचारिता, आप बहुत सुचिता की पत्रकारिता करते हैं, सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं। बात यह है कि जब इस नरेंद्र मोदी जी से, हुक्मरान से आप कोई लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल पूछ देंगी तो उनका हलक सूख जाएगा और उनके प्रवक्ताओं को हाय 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 चिल्लाने लगते। जैसे आप पूछ लेंगे कि आप 2 करोड़ रोजगार हर साल क्यों नहीं दिए, आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहां है, आज सामरिक सुरक्षा क्यों नहीं है। देखिए काका जी, एक चीज तो मैं बोलूंगी, आपने शुरुआत में कहा कि ये सर्टिफिकेट बांट देंगे, जो का रेट है। मैं एक बात आपको बताऊं कि बहुत से सर्टिफिकेट रोज मिलते रहते हैं, थोड़ा बहुत जानते होंगे मेरे। देखिए काका जी, एक सुनिए मेरी बात, बहुत से सर्टिफिकेट रोज मिलते रहते हैं, उन पर गौर करना बंद कर दिया हमने। दूध का रेट पर गौर करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, सुनिए काका जी, सुनिए मेरी बात, काका जी मेरी बात सुनिए, ये जो आपने बात कही सर्टिफिकेट वाली, ये बहुत से मिलते हैं रोज, उन पर गौर नहीं कर सकते वरना काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है
दूसरी बात यह है कि वो जो संविधान वाला सवाल पूछा था उस पर आप बोल नहीं पाए, उस पर आप बोल नहीं रहे। अब जरा एक बार संजय सरकार जी को ले लीजिए, ममता बनर्जी के नेता, उनकी पार्टी के नेता को तो ले लूं मैं, एक बार बात कर लूं उनसे। संजय नहीं सुन लीजिए, क्योंकि संविधान स्थापित करने से कुछ नहीं होता है ना काका जी, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब ये बताइए संजय सरकार जी, आपकी नेत्री आई, इसकी बड़ी वाहवाह हुई कि भाई इंडिया अलायंस का कोई नहीं आया, लेकिन ममता बनर्जी आई है, लेकिन वो आई जितनी तेजी से, गई भी उतनी तेजी से। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए हम लोकतंत्र के उपाय में हमने नीति आयोग का मीटिंग, वहां पर दीदी आपको 10 करोड़ 35 लाख 53,155 आदमी को रिप्रेजेंटेशन बंगाल से कर रही थी, तो उसके लिए मीटिंग में वहां पर पहुंची है दीदी, किसको जनता के बात वहां कर रखने के लिए। जनता जो बात है, क्या बात रखने के लिए, मेरे जीएसटी के 1,20,000 करोड़ है, नारेगा को पैसा आप नहीं दे रहा है, 100 दिन का जो पैसा होता है, आप मिड डे मील का पैसा नहीं दे रहा है, आवास योजना को पैसा नहीं दे रहा है, बंगाल को आप जो बजट हुआ, बजट में भी आप बंगाल को डिप्राइट किया, यही बात करने के लिए अब तो नीति आयोग है। हम तो जो बॉयकॉट करने से तो समस्या समाधान नहीं होगा, नहीं भी होना नहीं। शहजाद जी दूसरी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड ड्रामा था, उस पर जरा जवाब दे दीजिए। वो स्क्रिप्टेड ड्रामा वाली बात कर रहे हैं, मैं शहजाद जी के बाद इसके बाद जाऊंगी, लेकिन पहले बताइए, बात पूरा करने दीजिए। हाँ पूरा करिए, उस सवाल पर जवाब दीजिए। नहीं बात करने दीजिए, पूरा बात करने दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। लेकिन वहां पर नीति आयोग में हर चीफ मिनिस्टर को 20-20 मिनट बोलने के लिए दिया, दीदी जब 5 मिनट बोले हैं तो उसको माइक ऑफ कर दिए हैं। क्यों हमारे, ये तो लोकतंत्र को मतलब कि लोकतंत्र गले दबा के हत्या करने जा रहा है। और रह गया क्या, देखिए और ड्रामा बात बोल रहा है, अजीत रंजन चौधरी जीरा बट्टा सन्नाटा हो चुका है, उसको बात का कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हाथ से तमाकू खाता है। रह गया शाहजाद पूनावाला को तय करने पड़ेंगे, वो रनिंग बीटिंग में तो आउट हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता को बोलता है इस टाइप का नेता का जरूरत है ही नहीं है, इस टाइप का आदमी को जरूरत है ही नहीं। शाहजाद पूनावाला, मुख्तार अकबर नकवी और शाहजहान हुसैन जैसा आदमी को जरूरत नहीं है। तब यहां जिसके लिए बैटिंग कर रहा है, बेकार बैटिंग कर रहा है, रनिंग बीटिंग विकेट में रन आउट हो चुका है, वो आदमी कैसे बात करता है। और आप बताइए, अगर बंगाल के बारे में अगर हम वहां पर बोलने के लिए आएंगे, आप सही है कि नहीं? एक मिनट संजय जी, एक चीज पूछ रही हूँ, और जब बंगाल, ये सही है कि नहीं संजय जी कि वहां पर नीति आयोग की बैठक में राज्यवार क्रम से बोलते हैं, अल्फाबेटिकली बोलते हैं, क्योंकि ये बीजेपी का कहना है। वेस्ट बंगाल की बारी तो लंच के बाद आनी थी, देर में आनी थी, लेकिन ममता जी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे पहले बोलने दिया जाए। लेकिन आज जो नहीं आज जो स्थिति हुआ है, आज 10 सेकंड बोल रहे, 10 सेकंड, आज जो स्थिति हुआ है, आज माननीय प्रधानमंत्री वहां का अध्यक्ष था, अध्यक्ष में उसमें ना नीति है ना आयोग है, उसमें ना नीति है, वहां पर नीति के ना आयोग है, कुछ नहीं है वहां पर, कुछ नहीं है। नीति आयोग, ममता जी यही बताने गई थी कि ना नीति है ना आयोग है, ये बताने के लिए मैं पश्चिम बंगाल से दिल्ली आ रही हूँ। शाहजाद पूनावाला जी अधीर रंजन जी को प्रवक्ता बन चुके हैं, क्यों आज तो भारतीय जनता पार्टी में उसका जगह खत्म हो चुका है। नहीं, अच्छा ये बड़ा अजीब है, ये बड़ा अजीब है, सुनिए संजय जी, ये बड़ा अजीब है कि एक अलायंस पार्टनर, संजय जी मेरी बात सुनिए, एक अलायंस पार्टनर, बोलिए, एक अलायंस पार्टनर सवाल उठा रहा है, शहजाद जी नहीं उठा रहे हैं। उस सवाल को अगर शहजाद जी उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं शहजाद जी उनके प्रवक्ता बन गए। भाई शहजाद जी आप क्यों प्रवक्ता बन रहे हैं, अपनी पार्टी के प्रवक्ता रहिए। देखिए, मुझे उम्मीद है कि बीच में नहीं बोला जाएगा। संजय जी चलिए, मैं किसी का भी प्रवक्ता बनूं, मैं हिट विकेट हो जाऊं, रन बिटवीन द विकेट हो जाऊं, आप तो शाहजहां के प्रवक्ता बने भाई। मतलब हिंदू महिलाओं के बलात्कारी को जिस प्रकार से एस्कॉर्ट देकर सुप्रीम कोर्ट में बचाने का प्रयास करती है संजय जी, आपको तो पत्थर पड़ते हैं और वहां पर शाहजहां को बलात्कार करने के लिए पदोन्नति मिलती है, तो आप तो शाहजहां के प्रवक्ता है। अब छोड़ देते हैं शाहजहां वाली पार्टी का क्या ही बोले। अब दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा सच बोलिए और थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए। पहले तो 14 पार्टियों को बॉयकॉट करने वाला गठबंधन, मुझे पत्रकारों के बारे में क्या बोलना नहीं बोलना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपने 14 पत्रकार बहिष्कार करके बैठे हैं आप। तीसरी बात मैं कह रहा हूं बजट के बारे में। संजय जी आज आंकड़े की बात करते हैं। 4000 करोड़ यूपीए में रेल को मिला बंगाल में, और 13,000 करोड़ से ज़्यादा मिला एनडीए में। 93,000 करोड़ का इस बार के बजट में मिला। यही चीज़ 2013-14 में 21,000 करोड़ था, मतलब 326% ज़्यादा। मनरेगा में 14,000 करोड़ मिलता था यूपीए में हर साल, एनडीए के टाइम पे 50,000 करोड़ से ज़्यादा मिल रहा है। ग्रामीण सड़क योजना में 5,000 करोड़ मिलता था, आज 11,000 करोड़ मिल रहा है। आवास योजना में 4,400 करोड़ मिलता था, आज 30,000 करोड़ मिल रहा है। एनएलआरएम बैंक में 626 करोड़ मिलता था, आज 74,000 करोड़ मिल रहा है। बंगाल को 2 लाख करोड़ से अधिक मिला है 10 सालों में, जो यूपीए में 50,000 करोड़ था। यह आंकड़ों की बात है, पर मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता हूं। अब आते हैं मनोज भाई पे। मनोज भाई, 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, हलक सूख गया था क्या पीडीए का?
एससी का बजट 14,000 करोड़ काट दिया गया। आवाज उठाई पूरे देश गया था क्या? आप एनसीआरबी के आंकड़े नहीं पढ़ते हो? 22,000 करोड़ में से 7,000 करोड़ कर दिया तेलंगाना में। हलक सूख गया क्या आपका? बोल नहीं पाए पीडीए वाले बोल नहीं पाए, हलक सूख गया क्या? उत्तर प्रदेश के क्या आप तमिलनाडु सरकार के, कर्नाटका सरकार के प्रवक्ता है क्या? हलक सूख गया क्या आपका? हलक सूख गया क्या? या शादी ब्याह में गए थे तो उसमें थोड़ा व्यस्त थे? जुमला शादी ब्याह में गए थे तो उसमें व्यस्त थे। चीखना चिल्लाना बंद कीजिए मनोज काका, चीखना चिल्लाना बंद कीजिए। एक दिन सुचारिता जी, सुचारिता जी, मैं एक बार अजय जी के पास चले जाऊं, उनसे तो बात मैं अपनी बात संपन्न कर लूं। मैं नहीं, मेरी बात संपन्न हो जाए, मेरी बात संपन्न हो जाए। ये चीखने चिल्लाने काका जी मैं आपके पास आऊंगी ना, इसके बाद आ रही हूँ आपके पास। पश्चिम बंगाल कंप्लीट कर लीजिए, आप पूरा करिए शहजाद जी। एक बात ही कह रहा हूं, यदि अधीर रंजन चौधरी, देखिए एक साथ आए क्यों? तानाशाही से लड़ना है, संविधान बचाना है। जय संविधान करते हुए नाचते हैं सब जगह। आज जय संविधान नहीं हो रहा है बंगाल में, ये उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। वरुण जी जिस पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष ने, सोनिया गांधी द्वारा चुने गए अध्यक्ष ने, खड़गे जी द्वारा चुने गए अध्यक्ष ने कहा है। मैं उनका प्रवक्ता बन गया और आपके लिए वो क्या बन गए? क्या बोला? अभी तंबाकू खाता है। मतलब सोचे कि खड़गे जी द्वारा नियुक्त एक प्रदेश अध्यक्ष को तंबाकू खाता है ये कहा गया और वरुण पुरोहित कुछ नहीं बोल रहे। ये खड़गे जी का अपमान किया है। संजय सरकार ने यह कहा है कि खड़गे जी तंबाकू लेने वाला, जो बीजेपी से तंबाकू लेता है, उसको अध्यक्ष बनाए। ये बात है। अब मैं एक बार अजय जी के पास जा रही हूँ। अजय जी एक बात बताइए, ये जो पूरा नीति आयोग की बैठक है ये किस लिए होती है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि हमारे दर्शकों को भी समझना चाहिए। एक बहिष्कार किया गया विपक्ष द्वारा, अब विपक्ष बहिष्कार कर रहा है इसका, बजट के बाद बजट का भी बहिष्कार कर रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर बजट नहीं देंगे तो हम बहिष्कार ही करेंगे। देखिए, ये पूरी बहस आपने नीति आयोग और संविधान पे, लेकिन जो ब्लॉक के प्रवक्ता हैं उन्होंने इस विषय पे बात ही नहीं। और जहां तक ममता दीदी की बात है, वो सूट को पूछे छलनी से कि बताओ तुझमें कितने खेद हैं? तानाशाही और न बोलने का आरोप कौन लगा रहा है? ममता दीदी जब वो कलकत्ता से दिल्ली चली तो सबसे पहले विपक्षी पार्टियों ने वेस्ट बंगाल से उनसे पूछा कि आप नीति आयोग बंगाल का पक्ष रखने जा रही है। अभी हमारे संजय जी जनसंख्या गिना रहे थे, बंगाल करोड़ आदमियों की आवाज दीदी, तो क्या विपक्ष से कोई मीटिंग होती क्या? उनसे पूछा गया? वो अलग बायकॉट कर रहे थे। वहां दीदी जो है बेसिकली वो भारत विरोधी टूल है, वो पूरी तरह से लागू है, उसके हाथों में खेल रही है। वो तानाशाही की बात करती हैं। कल राज्यसभा में किस बात पे हंगामा हुआ? आप कहते हैं कि गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से अब राज्यों में नियुक्त होगा और शासन चलाएगा। तो कौन नहीं मान रहा है इस देश की? अजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं वापस आती हूँ आपके पास, उनका ऑडियो ठीक करा लीजिए। मैं एक चीज ये सीधी सीधी पूछ रही हूँ कि अभी ममता बनर्जी जब दिल्ली आई हैं तो ऐसा लग रहा था कि वो एक तरह से प्रतिनिधित्व पूरे विपक्ष का कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जाने के बाद ये नहीं कहा कि मेरी आवाज बंद की है, उन्होंने कहा कि ये डिसरिस्पेक्ट है रीजनल पार्टीज की, यानी सारे विपक्ष की जो रीजनल पार्टीज हैं उनका अपमान है ये, उन्होंने ये कहा। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने क्या कहा जरा आपको सुनवा देती हूं, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है ये जो सरकार केंद्र में है ये गिरने वाली है। जरा एक बार सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही है, उसके बाद वापस आ रही कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी दिन हो जा सकता है। अब काका जी ये जो बात ममता बनर्जी ने बोली है वही बात है जो उन्होंने बंगाल में भी बोली थी जब आपके नेता अभी थोड़े दिन पहले वहां गए थे। उन्होंने कहा सरकार गिरने वाली है। तो अब जो सरकार गिरने वाली है ये बात आकर वो बोल रही है, तो क्यों ना मैं कहूं कि जो शहजाद जी बोल रहे हैं कि ये क्या यहाँ दिल्ली तो आई लेकिन वो ये सोच कर आई कि इस सरकार को सुनाकर जाऊंगी, वो उन्होंने कर भी दिया है। भाई अपनी मंशा में दीदी क्लियर रहती हैं, उन्होंने कर दिया, वो आई और फिर चली गई निकलकर बैठक से।
आप लोगों के सबकी तरफ से सुना है उन्होंने, लगता है। देखिए, दीदी का पूरा इतिहास, दीदी का पूरा इतिहास संघर्ष भरा रहा है और उनका पूरा जीवन, समूचा जीवन समाजवादी रहा है और समता का रहा है, मानवता का रहा है। दीदी ने कठिन परिस्थितियों में भी, और दीदी के साथ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हमेशा वैचारिक रूप से और हम लोग संगठनात्मक रूप से भी उनके समर्थक हैं और हम लोग एक साथ हैं। दीदी ने जो बात कहा है, चूंकि आप भी जानती हैं, आप विदुषी पत्रकार हैं सुचारिता, इस देश में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 272 का है और भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीट है। तो आप भी जानती हैं कि जो प्रधानमंत्री इस तरह का दम्भ भरते थे कि अकेला मोदी, अब वो ये डबल इंजन की जो सरकार थी, अब उसमें एक इंजन नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। आज नीतीश जी भी नीति आयोग के मीटिंग में नहीं आए। अब क्यों नहीं आए? ये दुनिया जानती है कि कभी भी हमारे चाचा कोई फैसला ले सकते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो सरकार इस देश पे कर्जे बढ़ा दे, जो सरकार 15,000 करोड़ रुपए का ऐसा मंदिर बनवाए 13 किलोमीटर, हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जिन्होंने 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनवाया, देश की बड़ी बड़ी फाइटर प्लेनों ने इस पर टच और फ्लाई किया, और इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए का ऐसा एक रामपथ बनवाया कि गड्ढे हो गए, आपने देखा, आपके चैनल ने भी चलाया। तो जो सरकार नीचे से लेके जिला मुख्यालय से लेके ऊपर तक भयंकर भ्रष्टाचार में डूबी हो, जो किसान विरोधी हो, जो देश के नौजवानों के लिए अग्निवीर ला करके उनको बर्बाद कर रही हो, जो युवाओं के लिए आए दिन परीक्षा लीक कर रही हो, जो पीएसयू हैं, जो संस्थान हैं, वो बेचे जा रहे हो। क्योंकि जो सरकारी, एक बुनियादी सवाल है, आप क्योंकि यहाँ मौजूद हैं और शहजाद जी यहाँ मौजूद हैं, मुझे बस ये बताइए, क्या बहिष्कार से चला पाएंगे आप देश? क्या बहिष्कार से चलेगा? आप हर चीज का बहिष्कार कर देंगे तो आपकी बात कैसे जाएगी? आप बजट पर बहिष्कार, बैठक का बहिष्कार, हाँ बताइए काका जी। नहीं, सुचारिता, आप बहुत सही बात कर रही हैं। हाँ। पूज्य गांधी ने एक बात कहा था, और अपने ग्राम स्वराज में गांधी ने कहा कि देश ऊपर के सिर्फ 20 लोगों द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए, बल्कि उसमें सभी की राय होनी चाहिए। ये लोकतंत्र लोक से चलता है ना। हाँ। तो जब आप एक मुख्यमंत्री का माइक बंद, आपके संवाद में सुचारिता जी, आप मेरा माइक बंद कर देंगी, फोल्डर डाउन कर देंगी, मैं कैसे आऊंगा आपके संवाद में? तो जब इतने बड़े नेता का आप फोल्डर डाउन कर देंगे, आप उसको अपमानित करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि वो नहीं आएंगी, कोई नहीं जाएगा। जो लोग अपना सवाल वहां उठा रहे थे कि आपने पश्चिम बंगाल को क्यों नहीं दिया, आपने उत्तर प्रदेश तक को तो उसका हिस्सा दिया नहीं, हमारे माननीय सांसद डिंपल यादव जी ने सवाल खड़े किए हैं। तो सिर्फ आपने जो पेपरों में एक हेडिंग निकली थी सुचारिता, पेपर में एक हेडिंग निकली थी कि सरकार ने अपने सहयोगियों को बजट सिर्फ उनको दिया जिन लोगों ने सरकार बचाया, सरकार ने सरकार में बने रहने की कीमत चुकाई, वही बजट अगर आप बना रहे हो, सुचारिता जी बहुत सारे झूठ बोले जा रहे हैं, और बहिष्कार के भाव से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रशंसा कोई नहीं करेगा। और आज देश 45। देखिए, अब ममता बनर्जी ने, देखिए मैं आप दोनों को बता रही हूँ, काका जी को ऑडियो दीजिए, मैं आप दोनों को बता रही हूँ, आप दोनों को बता रही हूँ कि एक वक्त नीति आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है काका जी, और उसमें वो बोल रहे हैं कि जैसा समय था उतना अलॉट किया गया, उतने में वो बोली। अब ममता बनर्जी की बात सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, शहजाद जी आ रही हूँ आपके पास। बात ये है कि विपक्ष मजबूत इन चुनावों में हुआ है, जिसके लिए हमने कई बहस में इस पर बात भी की है। तो वो मजबूती जो है वो अपने राज्यों को आप तभी दे पाएंगे जब आप चर्चा में पार्टिसिपेट करेंगे। सर, चर्चा से भागकर तो नहीं। शहजाद जी जवाब दे दीजिए, आप कह रहे हैं बहुत सारे झूठ बोल रहे हैं वो। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि माइक, काका जी 1 मिनट आ रही हूँ, पहले शहजाद जी बोले, उसके बाद आती हूँ आपके और झूठी बोलिए शहजाद जी बोलिए। अब देखिए, काका जी ने कहा कि माइक बंद कर दिया, इस पर अधीर रंजन जी कहते हैं वो झूठी है, नौटंकी कर रही है। अगर अधीर रंजन जी का बयान अधिकृत बयान नहीं है तो राहुल जी ने खारिज किया क्या? खड़गे जी का अभी तक खारिज नहीं आया स्टेटमेंट, ये तो दिन से चल रहा है, पूरे दिन से इनका बयान चल रहा है। अब पॉलिटिक्स समझो, अभी समाजवादी पार्टी ने क्या कहा कि मानवता का प्रतीक है ममता दीदी, अधीर रंजन कह रहे हैं मानवता को मारती है, ये कह रहे हैं मानवता का प्रतीक है। शहीद दिवस के कार्यक्रम में भी समाजवादी पार्टी को बुलाया था, कांग्रेस को नहीं बुलाया, और खैर वो प्रोग्राम लेफ्ट के खिलाफ ही होता है, 34 साल का जो लेफ्ट रूल रहा है उसके खिलाफ होता है। मतलब समाजवादी पार्टी भी ठीक ठाक कह रही है कि पश्चिम बंगाल की नेत्री के साथ वो खड़े हैं, ना लेफ्ट के साथ ना कांग्रेस के साथ। और तीसरी बात, रामपथ पर कोई गड्ढा वड्ढा नहीं था, उनके एक प्रवक्ता ने ट्वीट करके डिलीट किया था, माफी मांगी थी, और किसानों की चिंता, 1200 किसानों ने कर्नाटका में पिछले 10 महीने में
आत्महत्या की, मनोज काका के हलक से एक शब्द नहीं निकला। एमएसपी किसानों को नहीं दी गई, मूंग किसानों को पंजाब में हलक से एक शब्द नहीं निकला। तेलंगाना में किसान ने आत्महत्या कर ली कैमरे के सामने, एक शब्द नहीं निकला। केरल में एमएसपी लागू नहीं होती, एक हलक से शब्द नहीं निकला। पर आज मुझे दुख होता है, ममता दीदी मानवता का प्रतीक है और अधीर रंजन चौधरी तंबाकू खाते हैं और वरुण पुरोहित सुन रहे हैं। वरुण पुरोहित सुन रहे हैं। जनवरी से नवंबर तक 942 आदमी सुसाइड किए हैं। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, एक चीज बड़ी क्लियर है, सारे मेहमानों को स्क्रीन पर रखिए प्लीज। एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये जो विपक्ष है शहजाद जी, वो ये मैंडेट को आपके मान ही नहीं रहा है। ये बार बार यही कहते हैं कि इस सरकार को बहुमत नहीं मिला है, इनके पास मैंडेट नहीं है। और वरुण जी यही बात ममता बनर्जी ने दिल्ली आकर भी दोहराई कि ये सरकार के पास मैंडेट नहीं है, ये जाने वाले हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं, मौसम की तरह सरकार बदल जाएगी। इस तरह के बयान लगातार विपक्ष के आते हैं। अगर इस सोच के साथ आप लोग चलेंगे तो फिर तो सरकार के साथ बातचीत बिल्कुल ही संभव नहीं। सुचारिता जी, सबसे पहले तो अभी सरकार साहब ने शहजाद भाई पे अधीर रंजन जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया, वो ठीक बात नहीं है। अपन मर्यादित आचरण की बात कर रहे थे, शाब्दिक आचरण की बात कर रहे थे, वो रखना चाहिए डिबेट में। मैं तो ममता दीदी तो दूसरी पार्टी में चले गई तो भी उनके लिए इस बात करा। दूसरी बात जो भी बार बार आंकड़े की बात की जा रही है कि 10 साल पहले ये दिया गया था राज्य को, 10 साल बाद ये दिया गया, वो आप एक तो रुपए की वैल्यूएशन देखिए आप, और दूसरा अब ये जो अपना यूनिटरी फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है देश का, जिस राज्य से जितना रेवेन्यू आया उसको कितना वापस मिला, ये झगड़ा अगर शुरू हो जाएगा तो मान लीजिए किसी छोटा राज्य वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है, उसको हम रेवेन्यू अलॉट कर रहे हैं, ये तो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए झगड़ा होएगा। तो इस बात को सारे दलों को सोचना चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये झगड़ा नहीं करना चाहिए कौन से राज्य को कितना रेवेन्यू दिया। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी गठबंधन की सरकार हो, तो आज मोदी जी की सरकार है, कल किसी और के गठबंधन की सरकार में कंपल्शंस होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शन से वो मानना पड़ेगा। आज मैं आप और मैं सरकार में होंगे, मान लीजिए मैं आपकी सरकार को समर्थन कर रहा हूं तो आपको मेरी मांग मानना पड़ेगा, तो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसे इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम में ये सब चीजें होती हैं। दूसरी बात, अभी आप बार बार नीति आयोग को बहिष्कार की बात चल रही, भाई बहिष्कार तो आप ये देखिए, संसद में जब 100-150 सांसदों को आप सस्पेंड कर देते हो और क्रिमिनल लॉज का अमेंडमेंट ले आते हो, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ऐसी सरकार से क्या बातचीत होगी? मोदी जी ने ठीक है, आप कह रहे हैं ऐसी सरकार से क्या बातचीत होगी, तो वरुण जी अगर आपने ये मान लिया कि ऐसी सरकार से बात ही नहीं हो सकती, ऑडियो दीजिए उनका, अगर ऐसे आपने मान लिया कि कोई बात ही नहीं हो सकती है, तो फिर तो सरकार और विपक्ष के बीच कोई बातचीत का मुझे कोई ब्रिज नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं ऐसी सरकार से बातचीत क्या होगी, तो फिर वही बात ममता बनर्जी कह रही है, यही बात काका जी यहाँ बैठकर कह रहे हैं, तो फिर इनसे बातचीत का कोई फोरम ही नहीं है। तो फिर हम ये मान ले कि अब जो नतीजे आए हैं इसके बाद सरकार वर्सेस विपक्ष का ये हंगामा ही चलता रहेगा, काम कुछ नहीं होने वाला, काम कुछ नहीं होगा। सुचारिता जी, काम तो 10 साल में कुछ नहीं हुआ, काम तो कुछ नहीं हुआ सिवाय आम जनता को, मिडिल क्लास को परेशान करने के पिछले 10 साल में। लेकिन मोदी जी को मैंने आपको कहा था, मोदी सरकार को अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा 4 जून के बाद। अगर वही हठधर्मिता रखी कि मैं ऐसे करूंगा तो विपक्ष के पास क्या ऑल्टरनेट है? आप खुद अगर आपको सत्ता पक्ष में हो, आपको ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। अगर इन्होंने वही रखा, कांग्रेस को कोसना, विपक्ष को कोसना, गांधी परिवार को कोसना, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरी बात सुन लो एक बार पूरी। विपक्ष मेहनत करे नहीं करे, विपक्ष की सीटें बढ़ती जाएंगी। अभी भी विपक्ष की सीटें, सिर्फ मोदी सेंट्रिक चुनाव हुआ, ये मोदी के पक्ष का, मोदी के खिलाफ मोदी के पक्ष का वोट हुआ। अगर विपक्ष ने भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई मेहनत की हो तो बताओ। आज भी विपक्ष को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मोदी जी अपने हठधर्मिता रखेंगे तो विपक्ष आगामी सारे चुनाव, मुझे हट किसी और की लग रही है। अच्छा, हट देखिए वरुण जी, इस वक्त मुझे हट किसी और की लग रही है। ममता बनर्जी चोस्ट, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो आएंगी। शहजाद जी, ममता बनर्जी आई, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इस बात की तारीफ हो रही थी कि भाई ममता बनर्जी अपना स्टैंड अलग लेती है, उन्हें लग रहा है कि भाई आना चाहिए, वो आई है। लेकिन उसके बाद भी हंगामा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग एक तरह से अपना मैं ही करते हैं, दूसरे विपक्ष की चिंता नहीं करते। अगर ये चलेगा, मुझे कोई ब्रिज नहीं नजर आ रहा। शहजाद जी, आप बात कैसे करेंगे विपक्ष से? देखिए, आज जो कोसने की बात की है वो तो अधीर दा ने ममता दीदी को कोसा है और उस पर खड़गे जी का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। हमने एक शब्द ममता दीदी पर या आज गांधी परिवार पर या कांग्रेस पर बोला हो तो दिखा दो। नीति आयोग की मीटिंग में एक शब्द हमने किसी कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस के स्टेट के विषय में या ममता दीदी के विषय में कोसने का काम केवल अधीर जी ने किया है और उसका कोई क्लैरिफिकेशन, खंडन नहीं आया। यहां तक कि राज पुरोहित जी भी खंडन नहीं कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं अभी सरकार साहब से कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करो। दूसरी बात, फंड के वितरण की बात की मेरे बड़े भाई ने, तो मेरे बड़े भाई सबसे पहले फंड का वितरण उठाने का विषय इन्होंने किया, जिन्होंने कहा डीके सुरेश ने कि ये तो साउथ का पैसा है, ये उत्तर प्रदेश को क्यों जा रहा है, ये उन्होंने कहा। और फिर कहते कहते कह गए कि भारत का विभाजन हो जाए, साउथ अलग हो जाए, नॉर्थ अलग हो जाए। अब मुझे बता दीजिए मनोज काका जी कि वो तो कह रहे थे कि सारा फंड उत्तर प्रदेश को जा रहा है, और उत्तर प्रदेश को 2,23,000 करोड़ मिला, 18% मिला जो पूरा फंड है उसमें से। इससे पहले कभी मिला हो तो बता दो। बिहार को आरजेडी कहती है झुनझुना मिला, और बाकी लोग कहते हैं कि पकौड़ी और कचौड़ी मिली। आप मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं फिर आप बोलने नहीं देते किसी को। काका जी एक बात बताइए, जो ये साउथ का जो फंड है वो किसी और को नहीं, आपको यूपी को दे दिया, ये वाले जब बयान आते हैं तो आप लोग चुप रहते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है, अपने अलायंस पार्टनर्स पर नहीं बोलना है। तब भी तो यूपी का बजट मारने की बात हो रही है, उस पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? देखिए सुचारिता एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शेर है, हालांकि कई बार कही जा चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। और दूसरी एक बात है कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है, बताओ कैसे धूप नशीली। उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़ों के संबंध में आप जानेंगी तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, सदन में कहा कि 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यूपी में आया, और उस इन्वेस्टमेंट के बरक्स आपने अयोध्या देख लिया कि अयोध्या में किसानों के सुरेश के बयान पे बताओ भाई, कभी तो सवाल का जवाब दे दो। हत्याएं हो रही उत्तर प्रदेश में, दलित पिछड़े। और देखिए काका जी इस बात में तो मैं सहमत हूं, आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। अभी मैंने डीके सुरेश वाला उन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए ना पहले, आवाज दीजिए। सुरेश का बयान है भाई। अभी मैंने संविधान वाला सवाल पूछा था शुरुआत में। आपको ये पता है काका जी मेरी बात सुनिए, आपको ये पता है संविधान, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, एक बार सुन लीजिए। जो अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के बारे में लेटर लिखा है, उसमें राष्ट्रपति को उन्होंने कहा अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है बंगाल में। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, अगर पता है और तब भी आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप तो संविधान स्थापित कर रहे हैं, उस पर भी आपने गोलमोल जवाब कर दिया, इस पर भी आप गोलमोल कर रहे हैं जवाब, दोनों पर बोलिए ना। देखिए सुचारिता कम से कम सुचारिता है। आप आम जनता के इस देश के 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करिए, आप सुधीर की मत करिए। आप जमीन देखिए, इसी उत्तर प्रदेश में हम तो जहां हैं, यहां रात के 2 बजे एक दलित की बेटी जलाई गई। मैं तो पूछना चाहता हूं कि कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे। 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, कम समय की बात, तमिलनाडु में 68 दलित मारे गए, पति की हत्या कर दी गई। इसी उत्तर प्रदेश में 125 लोगों की जान चली गई उत्तर प्रदेश की सरकार के कानून व्यवस्था न संभाल पाने के कारण। उत्तर प्रदेश में अभी लखनऊ में एक 20 साल के युवा की हत्या की गई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके पक्ष में खड़े। उत्तर प्रदेश डीके सुरेश ने कहा उत्तर प्रदेश को सारा पैसा जा रहा है, उस पर जवाब दो भाई। जलती हुई झोपड़ी में रोक दिया गया। इसी उत्तर प्रदेश में लगातार बर्बरता हो रही है, लेकिन सरकार ये एआई वाला आपका टेप रिकॉर्डर बहुत चल गया है, टेप रिकॉर्डर बदलो। वो संविधान से नहीं चल रहा। सुरेश ने बोला सारा पैसा उत्तर प्रदेश को चला गया, बोलिए। लोग अपने जेब में, और जो संविधान वाली बात है सुचारिता, जो संविधान वाली बात है वो आज भी है व्यवहार में। भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान सम्मत काम करती तो इस देश में मंडल कमीशन आयोग की जिस दिन रिपोर्ट जारी हुई उस दिन भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए कमंडल यात्रा नहीं निकालती। वो कहती कि हाँ इस देश में दलितों क्या बोले जा एक बार मेरी बात सुनिए। अजय जी का अगर ऑडियो ठीक हो गया तो उनके पास जाएंगे। सुनिए काका जी, अरे भाई मंडल का विरोध इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया है। और ये ऐसा इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप लोग, क्योंकि इन राज्यों से 8 राज्य हैं, 40 करोड़ की जनता है, उनकी बात ही नहीं हुई आज की बैठक में, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया कि भाई हम नहीं जाएंगे क्योंकि एक विरोध है नरेंद्र मोदी का। किसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी का। संजय सरकार जी किसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? अगर ये नरेंद्र मोदी का विरोध है तो 40 करोड़ जनता का थोड़ी आप विरोध करने लगेंगे। उनके हिस्सेदारी की, उनकी तो बात करेंगे आप लोग। ममता बनर्जी का माइक बंद हो गया ये कहकर वो चली आई बैठक। देखिए मैं बिल्कुल 5 मिनट से ज्यादा बोलने के लिए मौका नहीं दिया वहां पर।
रह गया शाहजाद पूनावाला जी बोल रहे थे, हम सोचे थे बहुत जानकार इंसान है, हम सोचे थे, लेकिन 2014 में पेट्रोल का कीमत कितना था, आज कितना हुआ है? आज सीमेंट का कीमत कितना था 2014 में? 60 रुपया था, आप पेट्रोल की कीमत 104 रुपया हो गया। अगर उस तरह से बजट भी तो बढ़ेंगे ना, जब महंगाई होंगे महंगाई के साथ बजट भी बढ़ना पड़ेंगे। अब महंगाई के साथ में बजट कम होता है, घटता है क्या? हम तो इतना नहीं सोचा था जब शाहजाद पूनावाला जी ऐसे बेकार बात बोलेंगे, इतना बढ़ा दिया गया, इतना ये कर दिया, इतना कर दिया। बजट जैसे बढ़ते हैं, आप सुनिए, जैसे महंगाई होता है, महंगाई के ऊपर में बजट बढ़ता है। अभी चावल का कीमत कितना था उस समय? 22-23 रुपया कीमत था, आज 40-45 का नीचे कोई चावल नहीं है। गेहूं का कीमत कितना था? गेहूं का कीमत बढ़ चुका है, उसके हिसाब से बजट भी तो बढ़ेगा। और रहिए शाहजाद जी, आपको जवाब ले रही हूँ, लेकिन संजय जी इस महंगाई की वजह से 10 सेकंड समय दीजिए। इस महंगाई की वजह से कांग्रेस कह रही है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है पश्चिम बंगाल में। 10 सेकंड समय दीजिए। सुचरिता जी, आप शाहजाद जब बोलते तब नहीं टूकते, हम बोलते टूकने चालू करते हैं। आप बोलने दीजिए। हम बोलने चाहते हैं, जब शाहजहां से कई घटना घटा था, वहां का महिला लोग खुद आके बोला था ये भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लानिंग था। वो लोग जो बलात्कार का जो केस किया था, वो लोग केस विड्रॉ कर लिया था, बोला हम लोग को साथ ऐसा कुछ घटना नहीं घटा है। और अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये ज्यादा हो गया। संजय जी, अधिकारी एक महिला को दो बहुत संवेदनशील मामला है, उसको ऐसे मजाक मत बनाइए। संदेश खाली का मामला नहीं, प्लीज इसको ऐसे मजाक मत बनाइए कि वो लोग वापस आ गए और कहा ये तो कराया गया था, ये सब मत करिए प्लीज। महाराष्ट्र के बारे में बोले थे, बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर मुझे इस तरह की टिप्पणियां नहीं चाहिए प्लीज। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात, समस्या ये है। सुचारिता, हाँ शहजाद जी जवाब दे दीजिए आप। सुचारिता, सबसे पहले तो संदेश खाली के विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की क्या मजबूरी है कि शाहजहां शेख को बचा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल। दूसरी बात, 2014 में हमारा जो इकोनॉमी था वो $2 ट्रिलियन का था, तब बंगाल को 21,000 करोड़, आज $4 ट्रिलियन हुआ है, मतलब दुगना हुआ है। तो बजट बंगाल का डबल नहीं, मोदी जी ने बजट 300 गुना बढ़ाया है, 300%। मतलब कि बंगाल को आज 93,000 करोड़, 40-50 हजार नहीं, 93,000 करोड़, इतना हम प्यार करते हैं बंगाल को। पर बंगाल को कौन प्यार नहीं करता? जो बांग्लादेश के और रोहिंग्याओं को वहां पर बसाना चाहता है और बंगाली लोगों को निकालना चाहते हैं। या अधीर रंजन क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए आप लोग सारे विषय उठाते रहते हैं ना, संविधान, किसान। अधीर रंजन का प्रवक्ता है। एक बार काका जी, एक बात, अधीर रंजन का प्रवक्ता है। हाँ नहीं, आप किसके प्रवक्ता? आप शाहजहां के प्रवक्ता है। और अधीर रंजन चौधरी तो कांग्रेस में है, सोनिया गांधी और खड़गे जी ने निकाल दिया। क्या वरुण पुरोहित बता दीजिए, वरुण पुरोहित आज तो अधीर रंजन जी का कितना बदनामी हो रहा है और आप तो उनको बचाव भी नहीं कर रहे हैं। ये तो अजब बात है कि ममता दीदी को सब सम्मान दे और ये अधीर रंजन चौधरी को सरेआम चैनलों पर बेइज्जत करे। क्या है पार्टी में वरुण जी, कुछ समझ नहीं आता है। वो इतना खटाखट आरोप लगाते रहते हैं, आप लोग उसी तरह खटाखट खारिज करते रहते हैं। समझ नहीं आता उनकी स्टैंडिंग क्या है पार्टी में। वरुण जी, सुचारिता जी पिछले सदन में वो नेता थे, स्टैंडिंग तो उनकी अच्छी है, पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक फोरम है। मैंने आपको कहा ना, मैं कुछ बोलता हूँ, वो कुछ बोलते, सब अपने अपने हिसाब से विचार से बोलते हैं। अभी शहजाद भाई बार बार बोल रहे हैं, भाई वरुण जी क्यों नहीं बोल रहे? भाई देखो, बीच में मैं बोलता नहीं हूँ, किसी की मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की, और मैंने मेरे हिसाब से बता दिया भाई, किसी के लिए भी शाब्दिक आचरण को रखना चाहिए, किसी के लिए, चाहे शहजाद भाई के लिए बोलो, चाहे अधीर आपके लिए बोला तो भी मैंने कहा कि भाई गलत है, और अधीर रंजन जी के लिए बोलो तो भी गलत, ममता जी के लिए बोलो तो भी गलत। आप डिबेट करो, अपने शाब्दिक आचरण, अपने आपके पास में डेप्थ होनी चाहिए शब्दों की। आपको क्या जरूरत है किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना? जहां तक आप कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हो, मैंने आपको कई बार कहा सुचारिता जी, सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मैंने अभी भी कहा, विपक्ष में सिर्फ पिछले कुछ सालों में सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई पैन इंडिया आंदोलन नहीं है। उसके बावजूद मुझे एक बात बता दीजिए, क्या इस वक्त, और ये मैं एक ओपन क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या इस वक्त इंडिया अलायंस का लीडर कौन है, इसे लेकर हर कोई अपना एक दावेदारी पेश करना चाह रहा है? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सीटें आई हैं, उसके बाद अखिलेश जी पूरे फुल फॉर्म में हैं, वो तंज भी कस रहे हैं, चुटकियां भी ले रहे हैं, हर चीज पर हमला कर रहे हैं, तो वो एक दावेदारी उनकी बन रही है। फिर ममता दीदी आती है दिल्ली, वो भी एक दावेदारी पेश करती है। राहुल गांधी को तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही विपक्ष का चेहरा बताती आई है कौन नेता? सुचारिता जी, अलायंस का मतलब ही एक सामूहिक
कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अरे सर, ये कलेक्टिव कहाँ है? कहाँ है कलेक्टिव? वरुण जी, ये आप बोलते हैं कलेक्टिव, ये कलेक्टिव नहीं है। सुनना, ये कलेक्टिव नहीं है, वरना अधीर रंजन एक डायरेक्शन में, ममता दीदी अलग डायरेक्शन में, ये नहीं है कलेक्टिव। हाँ बोलिए बोलिए, चलिए मेरी बात तो सुन लो आप। वो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे स्ट्रांग नेता है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ममता दीदी पश्चिम बंगाल में सबसे स्ट्रांग है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी पैन इंडिया लीडर है, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा सीटें भी कांग्रेस की, तो सबका अपना अपना रोल है। अब आप कैसे कह दोगे पैन इंडिया पार्टी है काका जी, आप सिर्फ यूपी तक सीमित है, मत बोलिएगा अगली बार। तीसरे नंबर की पार्टी है, पैन इंडिया है वो, याद रखिए इस बात को। आप कैसे कहते हैं आपके नेता और आपकी पार्टी यूपी तक सीमित है, याद दिला दिया वरुण जी ने। देखिए, ये तो जनता तय करती है कौन क्या है, और वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है, उसको हमें नकारने में क्या बुराई है, इसमें क्या विवाद है। लेकिन हमारे वो गठबंधन में महाराष्ट्र की सीटों पे डील हो गई, उपचुनाव के लिए भी हो गई। सहधर्मी है, साथी है। सवाल यह है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में सुचारिता आप जान लीजिए, 10 सीटों पर उपचुनाव है। आपकी जो रिसर्च टीम नहीं बताई होगी, मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। जो 10 सीटों पर चुनाव है, उसमें 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की अभी लोकसभा के चुनाव में 7 सीटों पे ऑलरेडी बढ़त है। और कितने से? अच्छा, 7 सीटें आपने बोल दिया, मतलब समाजवादी पार्टी 7 पे लड़ेगी, कांग्रेस को आप 3 देंगे, 2 देंगे या 1 भी नहीं देंगे? ये भी बता दीजिए जल्दी से। अरे आप लड़ रहे हैं, आपने मान लिया। अब मैं जिस तरह 2 या 1 भी नहीं, जिस तरह से अभी 13 सीटों के उपचुनाव समाजवादी पार्टी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इस सब सीटें जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी चलिए 7 तो आपने मान लिया है, अब कांग्रेस सोच ले उन्हें 3, 2, 1 किस पे लड़ना। शहजाद जी लास्ट कमेंट जल्दी से, समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल समय नहीं। शहजाद जी। नहीं, देखिए, आज अच्छी बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश और बिहार को ममता दीदी बाहिरगात हो और ये कहकर अपमानित करती थी कि ये लोग आकर बंगाल में हड़कंप मचाते हैं, आज अखिलेश जी की पार्टी उसी ममता दीदी की तारीफ कर रही है। अधीर रंजन जी को गालियां पड़ रही है तो कुछ नहीं बोल रही है, और शहीद दिवस के कार्यक्रम में शामिल होती है जो सीधे सीधे लेफ्ट के खिलाफ कार्यक्रम है। तो ये इनका गठबंधन है, अजीब हो गई। चलिए, मेरे पास समय इतना ही था। मुझे यह लगता है कि ममता बनर्जी का, जैसा मैंने कहा, आना और उनका जाना दोनों ही सुर्खियां बटोर गया, लेकिन इसमें घाटा किसका था यह सोचना है। महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।